लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इकोसिस्टम चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। और इकोसिस्टम जो है वैरी कर सकता है एक छोटे से पॉन्ड से लेके एक लार्ज ओशन या सी तक, ठीक है। अब इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ, ठीक है, आपस में और विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे पूरे अर्थ को एक बायोस्फीयर मानते हैं, ठीक है, और इस बायोस्फीयर को वो कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अर्थ क्या है, ग्लोबल ग्लोबल इकोसिस्टम है। तो हमारा बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अर्थ के सारे लोकल इकोसिस्टम्स आते हैं, ठीक है, ऑल लोकल इकोसिस्टम्स। तो जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है टेरेस्ट्रियल यानी लैंड टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है एक्वाटिक यानी अंडर वाटर। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल है डेजर्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। एक्वाटिक में हमारे पास वैसे एग्जांपल हो जाएंगे पॉन्ड, रिवर, लेक, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड के नाम में लैंड है लेकिन है वो एक प्रकार का एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल है एस्चुअरी, ठीक है। अब एक और टाइप है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैन मेड के अंदर हमारा आएगा एक्वेरियम, ठीक है, जो हमारे घरों में होते हैं, और साथ ही साथ क्रॉप फीड, ठीक है। तो ये हो गए मैन मेड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर आता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कितनी एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्व करी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इनपुट के बाद आता है एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके अंदर फूड चेन, ठीक है, FC लिख लेते हैं, FC, और फूड वेब, FW, और न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये आएगा। और इसके बाद आता है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के अंदर क्या आएगा, डिग्रेडेशन, ठीक है, और एनर्जी लॉस। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है इकोसिस्टम का। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का अब स्टार्ट होता है, वो है इकोसिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ एबायोटिक और साथ ही साथ बायोटिक यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, ठीक है, इनके बीच के रिलेशंस और ये कैसे अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इकोसिस्टम के अंदर आता है। तो इन फैक्टर्स के बीच में जो क्या बोलते हैं, जो इंटरैक्शन होते हैं तो इन फैक्टर्स के बीच में जो इंटरैक्शन होते हैं ये रिजल्ट करते हैं एक फिज़िकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिज़िकल स्ट्रक्चर जो कि कैरेक्टरिस्टिक है हर इकोसिस्टम का, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और हम किसी इकोसिस्टम का स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन। तो स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज़, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम, चाहे वो एनिमल स्पीशी है या प्लांट स्पीशी। तो इससे हमें उसकी स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन का पता चलता है। तो अब हम एक ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ हैं। कुछ पेड़ सबसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सबसे छोटे हैं। तो इनका हमने ग्रुपिंग करी है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें हमने क्या किया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि जो ट्री है वो सबसे टॉप स्ट्रैटा पे लाई करता है, और उसके सेकंड नंबर पे आते हैं श्रब्स, ठीक है, ये कुछ छोटे साइज़ के पेड़ हो गए, झाड़ियाँ वगैरह, और फिर हर्ब्स और ग्रास जो है वो सबसे बॉटम स्ट्रैटा पे आते हैं,
ठीक है। बॉटम लेयर पे आते हैं हर्ब्स एंड ग्रास, ठीक है, और सेकेंड स्ट्रेटा पे आते हैं हमारे श्रिम्प्स। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक यूनिट की तरह जब काम करते हैं जब हम इन कुछ गिवन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो, जिनकी हमने ऊपर भी बात करी थी, और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड का, ठीक है। तो जो पॉन्ड है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग, और साथ ही साथ सिंपल भी है, और इसके ज़रिए हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन भी समझी जा सकती हैं, ठीक है, इस सिंपल से इकोसिस्टम के लिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो पॉन्ड है एक शैलो वाटर बॉडी, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो इस पॉन्ड के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो है वाटर और सॉइल, ठीक है। और नहीं सॉइल, एक सेकंड, वाटर के साथ साथ हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि वाटर में ही डिज़ोल्व है, ठीक है। और साथ ही साथ सॉइल भी है जो बॉटम में प्रेजेंट होती है किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम के। तो पॉन्ड में जो है, जो सन है, ठीक है, वो टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो टेम्परेचर साइकिल है, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो रेगुलेट करते हैं इस पूरे पॉन्ड के फंक्शन के रेट को, ठीक है, रेट को कंट्रोल करते हैं। क्या क्या? टेम्परेचर साइकिल, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, डे लेंथ, ठीक है। अब इस पॉन्ड के अंदर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो है सारे प्लांट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लोटिंग प्लांट्स दिखाए हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक है। ये कुछ एडजस्ट पे प्रेजेंट मार्जिनल प्लांट्स है तो ये भी ऑटोट्रॉफिक है सॉरी। ये कुछ फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास प्रेजेंट है कुछ एल्गे वगैरह, ये भी ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स के तौर पे होते हैं जू प्लैंक्टन, जो कि जनरली बॉटम पे पाए जाते हैं, ठीक है, और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। और जो फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स होते हैं यहाँ पे होते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर। तो ये जो पूरा पॉन्ड का इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है किसी इकोसिस्टम के और एक बायोस्फीयर के। अब हम इन फंक्शंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट सोलर एनर्जी जो कि इसको सन से मिल रही है। और ये कर कौन रहा है कन्वर्जन? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और फिर इन ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम कर ले रहे हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स खा जा रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स को। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर एक और प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, ऑफ डेड मैटर। अब इससे क्या होता है? मिनरलाइजेशन से और डीकम्पोजिशन से ये न्यूट्रिएंट्स वापस रिलीज हो जाते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है, रीयूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। अब ये सारे इवेंट्स जो हैं रिपीट होते रहते हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि दिस इज़ अ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू हायर ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स की भी हम बात आगे करेंगे, ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, वैसे तो इसके आगे एक पूरा टॉपिक है इसके बारे में। तो जैसे कि सबसे प्लांट्स जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं और वो खाना बनाते हैं, तो उनको हम सबसे नीचे वाले लेवल पे रखते हैं, ठीक है, स्पीशीज़ के। फिर उसके ऊपर उनके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई रैबिट या फिर कोई गोट, और फिर सबसे टॉप कंज्यूमर जैसे कि शेर वगैरह, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पॉन्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन है वो खाना बनाते हैं और फिर जू प्लैंक्टन उसे खा जाते हैं,
ठीक है, और फिर कोई अगर बड़ी फ़िश होगी तो वो सब उसे खा जाएगी। ठीक है, इस सब के बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, और वो चीज़ है कि एनर्जी का डिसिपेशन, ठीक है, और लॉस, वो किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में इस पॉन्ड इकोसिस्टम में भी और हर इकोसिस्टम में। तो इसी के बारे में बस इस टॉपिक में बस इतना ही था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऊपर जो हमने इकोसिस्टम के बेसिक एस्पेक्ट्स की बात करी थी, तो उनमें से सबसे पहला एस्पेक्ट जो था वो था प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो तो यहाँ पे दे रखा है कि एक कांस्टेंट सोलर इनपुट की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, कांस्टेंट सोलर इनपुट, क्योंकि सन ही जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, और ये हर इकोसिस्टम के लिए नेसेसरी है। ठीक है, उसकी फंक्शन के लिए एंड सस्टेनेंस के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन है अमाउंट ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास कह लो या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओवर टाइम पीरियड। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली प्लांट्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन ये है, प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म होती है वो होती है वेट। ठीक है, और ये ग्राम इनवर्स, या फिर हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एनर्जी। एनर्जी किस यूनिट में, किलो कैलोरी और मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया पर यूनिट एरिया। अब ये तो हो गया प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो जो ऊपर हमने पढ़ा था वो था रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, नहीं, वो सिर्फ बायोमास का प्रोडक्शन था, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड। लेकिन प्रोडक्टिविटी है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, पर यूनिट टाइम के हिसाब से हम निकालते हैं। इसमें टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेट लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, ईयर की पावर -1। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है हमारे पास एनर्जी वाला, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर का इनवर्स, और फिर साथ ही साथ ईयर माइनस। ठीक है, तो जब हम टाइम को भी इंक्लूड कर देते हैं, रेट की बात करते हैं, तो उस केस में हम प्रोडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जीपीपी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और दूसरा है एनपीपी, जो कि है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब हम बात कर लेते हैं जीपीपी क्या है और एनपीपी क्या है। ठीक है, तो जीपीपी जो है वो है अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट जितना भी बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है सनलाइट के थ्रू, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। ठीक है, अब इस रेट में से, इस जीपीपी में से अगर हम प्लांट के रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दें, तो हमारे पास बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। यहाँ पे एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे सन है। तो प्लांट ने सन से एनर्जी ऑब्जॉर्व करी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट ऑब्जॉर्व करी, और फिर उसने अपना फूड वगैरह बना लिया। ठीक है, तो जितना उसने, जो उसका रेट है ना बायोमास के प्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं जीपीपी, टोटल रेट को। और फिर इसने कुछ रेस्पिरेशन में लॉस कर दिया। ठीक है, तो कुछ कंसिडरेबल अमाउंट होता है जीपीपी का जो प्लांट लॉस कर देता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, और फिर जो उसके पास बचता है वो होता है एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो ये एनपीपी है, ठीक है, ये है अवेलेबल बायोमास फॉर नेक्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, अवेलेबल बायोमास। अब जो कंज्यूमर होगा, जैसे रैबिट वगैरह कोई, तो उसके पास जो बायोमास जाएगा वो है एनपीपी। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देखा, अब देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब जिसने प्लांट को खाया, उसके अंदर भी तो बायोमास का फॉर्मेशन होगा ना, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
ऑफ न्यू ऑर्गेनिक बाय ऑटोट्रॉफ, ठीक है, या फिर बाय कंज्यूमर लिख लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ कह रहा था, सॉरी मैं ऑटोट्रॉफ गलती से बोल दिया। ठीक है, तो कंज्यूमर के अंदर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है न्यू बायोमास का, उसको हम क्या देते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हमने बात करी थी ये, तो ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है प्लांट स्पीशी पे। ठीक है, जो प्लांट की स्पीशी उस एरिया में अवेलेबल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी, जो इनहैबिटेट कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया को। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, और जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स हो गया, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ठीक है, फोटो कैपेसिटी लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी रीज़न से ये वैरी करती है डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंटली। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब जो एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसके बारे में छोटा सा डेटा दे रखा है, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एनुअल एनपीपी। तो ये कितनी है पूरे बायोस्फीयर की, ठीक है, ऑफ बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर, वो है 170 बिलियन टन्स। और ये हम कंसिडर करते हैं ड्राई वेट, सूखा वेट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और यहाँ पे बिलियन है, मिलियन में भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन हमें बिलियन टिक करना है। अब एक चीज़ दे रखी है कि जो ओशन है वो 70% लैंड ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 55 बिलियन टन्स है। ठीक है, और बाकी की लैंड की है। ठीक है, 170 माइनस 55 करके लैंड की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है डीकम्पोजिशन। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में अर्थवर्म की बात कर रखी है। ठीक है, तो अर्थवर्म को हम कहते हैं फार्मर का फ्रेंड। अब हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली बात तो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को करता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करता है, और साथ ही साथ लूजनिंग ऑफ सॉइल में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि जब ये इधर उधर चलता है तो सॉइल लूज बनती है। तो इसके दो काम हो गए। अब सिमिलरली जो डीकम्पोजर होते हैं ना, उनका काम भी होता है ऑर्गेनिक चीज़ों को बदलना इनऑर्गेनिक चीज़ों में। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक चीज़ें कौन कौन सी है, वो है CO2, वाटर और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। इसी जो ब्रेक डाउन है ना, कन्वर्जन इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय डीकम्पोजर्स, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट्रियस क्या होता है। ठीक है, डेट्रियस हम किसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं कोई प्लांट का रिमेन्स है, कोई पौधा मर गया है तो उसके पत्ते वत्ते हैं, उसकी बार्क है, उसके फ्लावर वगैरह है, या उसके कोई और डेड रिमेन्स है, या किसी एनिमल, कोई एनिमल मर गया है उसका रिमेन्स है, उसकी हड्डियाँ, उसके स्किन बोन्स वगैरह हैं। ठीक है, और या फिर किसी एनिमल की पॉटी वगैरह, उसका फीकल मैटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं डेट्रियस। ठीक है, जिनको कि डिकम्पोज करना है, तो इन सबको बोलते हैं डेट्रियस, और ये रॉ मटेरियल है डीकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल। अब हम डीकम्पोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, उसके नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लीचिंग। उसके अगला स्टेप है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और उसके बाद का स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद का स्टेप है मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब इन सब स्टेप्स की हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फ्रैगमेंटेशन। तो जो डेट्रीवोर्स हैं, ठीक है, डेट्रीवोर्स मतलब जो डेट्रियस को मतलब ब्रेक करेंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म एक एग्जांपल है, अर्थवॉर्म। ठीक है, डीकम्पोजर का। तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर देगा। ठीक है, वो डेट्रियस को ब्रेक कर देगा स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, इसको कहते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि है लीचिंग। तो लीचिंग के अंदर क्या है, जो हमारे पास वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक चीज़ें, वो सॉइल होराइजन के नीचे चली जाती हैं, सॉइल होराइजन के नीचे सेटल हो जाती हैं। ओके, और ये किस फॉर्म में सेटल होती है, मतलब ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में सेटल हो जाती है, अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये लीचिंग ख़त्म हो गया। अब थर्ड है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या है, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है, ये दोनों मिलके इस डेट्रियस को फर्दर ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक चीज़ों में। ठीक है, इनऑर्गेनिक।
और ये इनके एंजाइम्स करते हैं ऐसा, ठीक है, इन दोनों के एंजाइम्स। तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म ख़त्म हो गया। अब ये जो सारे फंक्शन है ये सारे चलते हैं साइमल्टेनियसली, जितने भी हमने ऊपर देखे साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ, अब अगले जो 2 स्टेप हैं वो है हमारे ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये दोनों जो है ये कब अकर होते हैं, ये जब होते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ये सारे तो एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन ये बाद में होते हैं, ठीक है, इनका कुछ फिक्स नहीं है। अभी हम देखते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है, एक डार्क मैटर बनता है, ठीक है, एक डार्क मैटर जो कि होता है एमॉर्फस, ठीक है, इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है और इस डार्क कलर्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं ह्यूमस, ओके। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के हाईली रेजिस्टेंट, ओके। और ये डिकम्पोजिशन अंडरगो करता है स्लोली, बहुत धीरे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो। और इस ह्यूमस का नेचर होता है कोलॉइडल, और इस कोलॉइडल नेचर के ही चलते ये एक रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। अब इस ह्यूमस को कुछ माइक्रोब्स बाद में डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब ये जो हमने पूरा डिकम्पोजिशन पढ़ा ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह एक्ट कर रहे हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए। और ये डिपेंड करता है डेट्रियस के केमिकल कॉम्पोजिशन पे, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन, और साथ ही साथ क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, क्लाइमेट लिख लेते हैं। अब एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डेट्रियस का ब्रेकडाउन जो है वो स्लो होगा कब, अगर इसकी जो अगर इसका कंपोनेंट है लिग्निन एंड काइटिन, ठीक है, लिग्निन एंड काइटिन, तब इसका रेट होगा स्लो। लेकिन ये फास्ट होगा अगर डेट्रियस के अंदर है नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज़ें, ठीक है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन में रिच है, और साथ ही साथ वाटर सॉल्यूबल चीज़ें लाइक शुगर्स, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कंट्रोल करता है डिकम्पोजिशन को, क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है किस पे होता है, माइक्रोब्स पे होता है, ठीक है। इनका इफेक्ट लिख लेते हैं हम, इफेक्ट तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, माइक्रोब्स पे होता है इनका इफेक्ट। तो अगर सॉइल का गर्म टेम्परेचर होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, अगर सॉइल में मॉइस्चर अच्छा होगा तो भी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, जिसके बाद हमारा डिकम्पोजिशन बढ़िया से हो पाएगा, ठीक है, फेवर हो पाएगा अच्छे से। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, हाई टेम्परेचर फेवर करता है माइक्रोब्स को, लेकिन अगर लो टेम्परेचर है और साथ ही साथ एनाएरोबायोसिस कंडीशन है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इनहिबिट करती हैं डिकम्पोजिशन को, ठीक है, इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। और इसकी वजह से क्या होता है, बिल्ड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। तो अब हमारे चैप्टर में बस 2 टॉपिक्स बचे हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया ख़त्म। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।